बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम एक यूनिक तरीके से वोकैबुलरी सीखेंगे। हम एक नावल के ज़रिए वोकैबुलरी सीखेंगे। ये नावल एक अमेरिकन ऑथर ने लिखा हुआ है, इसका नाम है द म्यूज़िक ऑफ बीज़। तो जब हम नेटिव्स के ज़रिए ज़बान सीखते हैं तो उससे हमें बहुत सारे ऐसे अल्फाज का भी पता चलता है जो नेटिव्स अपनी आम ज़बान में इस्तेमाल करते हैं, और जो नॉन नेटिव्स जब अंग्रेज़ी बोल रहे होते हैं तो वो आम तौर पर इस्तेमाल नहीं करते। तो इस वीडियो में हम मोर देन 100 वर्ड्स सीखेंगे वोकैबुलरी के, एक कहानी की सूरत में। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। इस वीडियो को बनाने में बहुत टाइम और एफर्ट लगी है। प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में अपना पॉजिटिव फीडबैक शेयर करें। नॉवल में मेन कैरेक्टर्स जो हैं वो 3 हैं। एक है एलिस। एलिस जो है वो एक लीड कैरेक्टर है नॉवल का, और ये एक मिडिल एज्ड वुमन है, 40 प्लस इसकी एज है। दूसरा कैरेक्टर जो है वो है जैक। जैक एक टीन एज लड़का है, जिसका एक एक्सीडेंट में उसकी दोनों टांगें ज़ाया हो गई हैं और अब वो व्हील चेयर पर होता है। उसका एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि उसने अपने स्कूल के एक कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए अपने बालों को बहुत लंबा करके उनको एक मोहॉक स्टाइल में स्टाइलिंग करने के लिए ग्रो किया था। तो ये उसका एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी पर्सनैलिटी का, जो दूर से ही उसको डिस्टिंग्विश करता है बाकियों से। जैक अपने घर में अपने अम्मी अब्बू के साथ रहता है और उसके फादर के साथ उसके रिलेशनशिप्स थोड़े एस्ट्रेंज्ड हैं, जबकि मदर के साथ उसके बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। उसकी मदर एक चर्च में काम करती हैं। हैरी की बात करें जो कि तीसरा कैरेक्टर है, तो वो एक कंफ्यूज्ड पर्सनैलिटी है। उसके सारे एक्शंस, उसके बोलने का तरीका और उसकी पूरी लाइफ एक कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी को डिपिक्ट करती है, और वो अभी कहीं सेटल नहीं हुआ, हैरी अर्ली 20s में है। और अगर हम एलिस को देखें तो एलिस जो है, जैसे कि नॉवल का नाम है द म्यूजिक ऑफ बीज, एलिस एक बी कीपर है। वो बीज की फार्मिंग करती है, आप ये समझ लीजिए, या उसने बहुत सारी शहद की मक्खियाँ पाली हुई हैं। अब हम बढ़ते हैं वोकैबुलरी की तरफ, और हम इन 3 कैरेक्टर से रिलेटेड ही जो भी कॉन्वर्सेशन होगी, डायलॉग्स होंगे, और जैसे जैसे स्टोरी आगे प्रोसीड करेगी हम वर्ड्स सीखते जाएंगे। क्विबलर, पहला वर्ड है क्विबलर। क्विबलर का मतलब होता है एक शख्स जो हर चीज़ में कीड़े निकालता हो। कुछ लोगों की आदत होती है वो छोटी छोटी बात में कीड़े निकालते हैं। सो ए माइनर ऑब्जेक्शन और क्रिटिसिज्म या फिर निट पिकर के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। ये बात है जैक या जेकब से रिलेटेड। In his senior photo, it was a blue-black masterpiece that flared up to a height of 16.5 inches. Well, almost. It was more like 16 and 38, but close enough to silence any quibblers. Jacob had put 6 months into growing the spiky mass, which he sculpted into 4 sections, and it had reached its optimal height right before spring finals last year. ये वही बात है जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि उसने स्कूल के कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए अपने बालों को ग्रो किया था एक मोहॉक स्टाइल करने के लिए। तो यहाँ पर यही बात बताई जा रही है कि उसको कितना टाइम लगा वो ग्रो करने में, और किस तरह से इसने इतने लंबे किए कि उसके ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता था। अगला वर्ड है फ्लंक आउट। फ्लंक आउट का मतलब होता है टू बी डिसमिस्ड फ्रॉम ए स्कूल और कॉलेज फॉर फेलियर। अगर कोई फेल हो जाए और उसको स्कूल से या कॉलेज से, जिस इंस्टीट्यूशन में वहाँ से निकाल दिया जाए, तो उसको फ्लंक आउट होना कहेंगे। That had been winter break of his senior year, when Jake realized his grades didn't matter now that he had lost his music school scholarship, and it seemed like he might actually flunk out. असल में जो जैक है उसको शौक है म्यूज़िक का। तो वो चाहता था कि वो एक म्यूज़िक स्कूल में एनरोल हो जाए और वहाँ पे म्यूज़िक सीखे, उसको एक स्कॉलरशिप मिलना था, मगर उससे पहले के जो प्री रेक्विज़ाइट्स थे वो पूरे नहीं कर सका था। कुछ फाइनेंशियल एड्स थी जिनको उसके फादर ने मना कर दिया था कि मैं तुम्हें इसमें सपोर्ट नहीं करूँगा, और उसकी वजह से उसका म्यूज़िक स्कूल का जो पैशन था वो पीछे रह गया और वो बहुत डिसहार्ट हुआ उससे। उसका जो म्यूज़िक वाला पैशन था वो आगे परसू नहीं कर सका। डबल वाइड,
डबल वाइब्ड कहते हैं एक ऐसे घर को जो मोबाइल हो, जिसको आप किसी भी जगह पे ले जा सकें। ये अक्सर औकात ये एक ट्रक सा होता है जिसके ऊपर एक घर बना हुआ होता है। वो कुछ लोग तो अपने रेजिडेंस के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं परमानेंट, या फिर कुछ लोग जो हैं उसको सिर्फ इसलिए अपने साथ रखते हैं कि हम जब कहीं ट्रिप पर जाएं तो वहाँ पे कैंपिंग करें, तो उसको इस्तेमाल करें। तो डबल वाइड जो है वो एक सेमी परमानेंट मोबाइल होम होता है कंसिस्टिंग ऑफ टू सेपरेट यूनिट्स कनेक्टेड ऑन साइट। अब यहाँ पर जो है जैक, उसका एक्सीडेंट हो चुका है और उसकी टांगें जा चुकी हैं। और ये जो सीन है इसमें उसकी मॉम उसके पास बैठी है, उसको हॉस्पिटल विजिट करने के लिए आई है और उसको बता रही हैं कि हिज मॉम टोल्ड हिम this when she came to visit him. She sat next to the therapy table in a flowered dress and sensible shoes, an outfit usually reserved for church or holidays. He could tell she had not wanted to make too much of the renovation to save his bride, but Jack knew his mom read it as a sign of God's love that all those people had come out to their crummy double wide to help Tansy Stevenson by helping her son. जब जैक का एक्सीडेंट हो गया और अब उसके लिए एक स्पेशल जगह की ज़रूरत थी जहाँ पर वो अगर व्हील चेयर पर है तो वो आसानी से मूव कर सके और अपने काम कर सके, तो उसके लिए जो मनी थी, जो डोनेशंस वगैरह थी और जो हेल्प आउट किया, वो इर्द गिर्द के लोगों ने किया। जो टेंसी है वो मदर है जैक की। स्विवल्ड का मतलब होता है टर्न अराउंड ऑन ए पॉइंट और एक्सिस। Jack cracked the window and heard a car rattle past, its radio blaring, Mumford and Son, I Will Wait, that song. His stomach dropped. He swiveled the chair and reached for hairspray. He surveyed his bare chest and shoulders in the mirror, flexed his biceps, and smiled grimly. His upper body was stronger than it had ever been, as he had started lifting weights to fill the long days. अब यह है कि वो अपने रूम में है, अकेला है और उसको समझ में नहीं आता कि मैं सारा दिन क्या करूं, तो वो एक्सरसाइज करता रहता है जिसकी वजह से उसकी अपर बॉडी जो है वो बहुत ग्रूम हो गई है। और उसको बाहर से एक सॉन्ग की आवाज़ आती है जो कि किसी गाड़ी में चल रहा होता है, तो वो देखता है। तो उसके बाद उसको थोड़ा अफसोस होता है क्योंकि उसका एक म्यूज़िक का पैशन भी था, वो म्यूज़िक सुनता भी था, तो उसको कुछ याद आया उससे और वो वहीं से टर्न हो जाता है। गेट ऑन का मतलब होता है अपने करियर में सक्सेसफुल होना, टू बी सक्सेसफुल इन वंस लाइफ और करियर, या फिर परफॉर्म और मेक प्रोग्रेस इन ए स्पेसिफाइड वे। जो ये कैरेक्टर है हैरी का, हैरी जैसे मैंने बताया कंफ्यूज पर्सन है और वो सेटल नहीं है अपने करियर में। तो यहाँ पे है ही साइड हैरी नीडेड मनी, ही न्यू हिज मदर वुड सेंड हिम सम इफ ही आस्क्ड, शी ऑलवेज डिड, सेइंग इट वॉज जस्ट टू हेल्प हिम गेट ऑन हिज फीट। यहाँ पे हैरी जो है वो परेशान है, उसके पास पैसे नहीं है और वो सोच रहा है कि वो क्या करे। उसको पता है कि अगर वो अपनी मॉम से मांगेगा, जो कि उसके पास नहीं रहती, जो किसी और जगह पे रहती हैं, और वो अपने एक अंकल के पास रहता है जो काफ़ी एजिड हैं और वो उसकी मॉम के ही रिलेटिव हैं जिनके पास वो रहता है आकर, और वो इसलिए यहाँ पे आया ताकि वो अपने पैरों पर खुद खड़ा हो सके। और उसकी मॉम जब भी उसको हेल्प करती हैं तो वो उसको यही कहती हैं कि मैं ये तुम्हें पैसे इस वजह से दे रही हूँ ताकि तुम आराम से आसानी से अपने पैरों पर खड़े होने के लिए आगे बढ़ सको। सो यहाँ पे यही बात कही गई है। She always did, saying it was just to help him get on his feet. तो get on का मतलब होता है अपने पाँव पर खड़े होना, या to be successful in career, या फिर to perform in a specific way. But this was not a crisis. He had simply run out of money like he always did when he hit a dead end because he had no plan. No, he couldn't call his mother. Besides, she had asked about Uncle H. Uncle H वो अंकल है जिनके पास हैरी रहता है। He felt a weight in his stomach thinking of the old man alone at the hospital. हुआ ये कि वो अपने अंकल के साथ रहता था लेकिन उसके अंकल बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे। तो उस कंट्री के, ये यूएस का दिखाया गया है, वहाँ के लॉ के मुताबिक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आते हैं और फिर वो देखते हैं कि उनकी हालत इस तरह की नहीं है कि वो अकेले रहें, तो फिर वो उनको अपने साथ ले जाते हैं एक हेल्थ केयर फैसिलिटी में, वहाँ उनको रखने के। चीयर लीडर, चीयर लीडर कहते हैं उस शख्स को, जैसे अगर कोई मैच हो रहा है या फिर कोई और इवेंट है जिसके अंदर कुछ सपोर्टर्स, कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप के सपोर्टर्स जो हैं वो नारे लगा रहे हैं, तो उनमें से जो सबसे
लीड उनको कर रहा होगा वो चीयर लीडर कहलाता है। इसके अलावा इसका एक और मीनिंग ये होता है कि अगर कोई एक पर्टिकुलर किसी एजेंडा को या किसी पर्टिकुलर बात के लिए वोकल होता हो, उसका सपोर्टर हो, उसके बारे में एंथुजियास्टिक हो, तो उसको भी चीयर लीडर कहा जाता है। यहाँ पर ये बात हो रही है एलिस के हवाले से। एलिस जहाँ पर काम करती है वहाँ पर उसकी कलीग है नैन्सी। Nancy had a new perm and was wearing earrings to match her purple framed glasses. Like Alice, Nancy was a long-time county employee. They had gone to high school together, Nancy graduating 2 years before Alice. Nancy laughed often and still carried herself with the same enthusiasm she had as a cheerleader at Hood River Valley High School. हुड रिवर वैली वो जगह है जहाँ पर ये लोग रहते हैं, जहाँ एलिस रहती है। और हुड रिवर वैली के जो हाई स्कूल है वहाँ पर नैन्सी और एलिस इकट्ठे पढ़ते रहे और उसके बाद वो दोनों एक जगह पर काम भी करते हैं। दे वर बोथ बिल्स असिस्टेंट्स बाय टाइटल बट टैसिटली एक्सेप्टेड। बिल वहाँ का बॉस है जहाँ पर एलिस और नैन्सी काम करते हैं। तो नैन्सी जो है बेसिकली वो इतना काम नहीं करती है, ज़्यादा काम एलिस करती है, नैन्सी सिर्फ बातें करती है। रैलिंग। रैलिंग का मतलब होता है हैविंग द इफेक्ट ऑफ कॉलिंग पीपल टू एक्शन। जैसे यहाँ पर हम ये बात करें हैं जैक की। पोमरॉय वॉज अ गुड गाय। एन एप। एप यानी कि जो एक बहुत बड़ा सा चिंपैंजी होता है। He was one of those dudes who always had to be doing something physical, a push-up contest or jumping off the train trestle into the river or skateboarding through the Mosier tunnels in the dark and rallying everyone else to do the same. यानी कि बाकियों को भी उसके लिए उभारना। Nothing fazed him. The guy was always doing shit that should have gotten him hurt, but he was like a cat, always landing on his feet. फैज का क्या मतलब होता है? फैज का मतलब होता है डिस्टर्ब या फिर डिस्कंसर्ट। कि वो जो लड़का है पोमरॉय, उसके बारे में जैक कह रहा है कि उसको कुछ भी नहीं होता। वो जिस तरह की भी उल्टी सीधी हरकतें करता है और बाकियों को भी वो पुश करता है कि तुम भी ये करो। पैटियो कहते हैं एक रिक्रिएशनल एरिया को, वो एरिया जिसको आउटडोर डाइनिंग के लिए स्पेसिफिकली अडेप्ट किया गया हो। क्राइस्ट स्टीवनसन, ही येल्ड एज ही स्लिप्ड। It would have been no big deal except they were standing on the second story roof over the patio. अब यहाँ पर जो है ये सारी स्टोरी वो है जब जैक का एक्सीडेंट होता है। बेसिकली जो पोमेरॉय है वो लड़का है जिसके साथ जैक की लड़ाई करते हुए जैक सेकंड फ्लोर से नीचे गिर जाता है। और जब वो गिरता है तो फिर उसके बाद उसका फ्रैक्चर हो जाता है, उसको जो चोट आती है उसकी वजह से फिर वो व्हील चेयर पर आ जाता है। तो यहाँ पर उसी एरिया को डिस्क्राइब किया गया है। इट वुड हैव बीन नो बिग डील एक्सेप्ट दे वर स्टैंडिंग ऑन द सेकंड स्टोरी रूफ ओवर द पैटियो। Jack felt his body twisted in the air and landed with a sickening thud on the low wall separating Mrs. Pomeroy's rose garden from the driveway. He looked up and saw Megan and Pomeroy peering over the edge of the roof. He wanted to laugh up at them that he was okay, but he was not, and things would never be the same again. Vivid. Vivid कहते हैं lively को, बहुत bright colors हों जो, उसके लिए vivid का word इस्तेमाल होता है, having the appearance of vigorous life or freshness. Jack's musical ability, which had been obvious from an early age, was a mystery to his parents, who were not musical people. Luckily, his teacher noticed and had suggested he join the school band. He had been playing trumpet since middle school. He could not remember life without music. He did not have words to explain it. This vivid thing that lived in him. क्योंकि उसकी म्यूजिक से एक एफिलिएशन है ख़ास, तो उसके लिए वो लाइफ है। ग्रेवल। ग्रेवल कहते हैं जैसे कुछ पत्थरों को इकट्ठा करके एक रास्ता सा बनाया हुआ होता है, जैसे ये पत्थर आपको यहाँ पे साइड पर नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह से अक्सर औकात जो पार्क्स वगैरह होते हैं वहाँ पर इस तरह से पत्थर इकट्ठे करके एक जगह पर रास्ता सा बनाया हुआ होता है, जो उसको कहते हैं ग्रेवल। तो लूज ग्राउंडेड फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक, तो उसको जो है वो कहते हैं ग्रेवल। ही maneuvered his chair down the gravel driveway and out into the bike lane that snaked along Belmont. His wheels kicked up dust and bits of gravel. He smiled at his speed. The chair was pretty fly,
His classmates had taken up a collection for it, otherwise he'd have the crap-assed one his dad's insurance would have covered. They had announced it at graduation, Noah told him. अब होता ही है कि उसने स्कूल से ग्रेजुएट होना होता है, लेकिन वो अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी भी अटेंड नहीं कर पाता और उसके स्कूल वाले उसके घर ही भेज देते हैं फिर उसका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। और ये होता है कि उसके जो क्लासमेट्स हैं वो सब पैसे इकट्ठे करके उसके लिए एक अच्छी व्हील चेयर का इंतज़ाम करते हैं जिसको वो अपनी मर्जी से ड्राइव कर सकता है, और वो कदरे बेहतर है क्योंकि उसके जो फादर हैं वो इतनी मनी स्पेंड नहीं करते, और अगर उन्होंने उसको कुछ इस तरह की चीज़ लेकर दी होती तो वो इस काबिल ना होता कि वो आसानी से अपनी मर्जी से कहीं जा सके, इजीली मूव कर सके, उसकी जो मोबिलिटी है वो इतनी आसान ना होती। इम्बेसाइल, इम्बेसाइल कहते हैं फुलिश या फिर स्टूपिड पर्सन को। यहाँ पर एलिस जो है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि बी कीपिंग उसका शौक है, तो वो बीज डे पर कुछ बीज कलेक्ट करने या ख़रीदने के लिए जा रही है और वहाँ पर उसको देर हो जाती है या कुछ नागवार हालात का सामना करना पड़ता है। इसकी वजह से वो थोड़ी इरिटेटेड है। Alice Holzman would have rated her mood below average even before she hit the wall of traffic creeping down Interstate 84 back to Hood River. She blamed the young imbeciles at Sunnyvale Bee Company in Portland who had mixed up her order, which had delayed her departure and landed her in this late afternoon sea of cars and trucks. अब यहाँ पर ये बात है कि जहाँ से वो हमेशा बीज खरीदती है वहाँ का अमला थोड़ा चेंज हो जाता है, और वो यंग एम्बेसाइल का उसने वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया है कि वो न्यूली अपॉइंटेड होते हैं और उनको नहीं पता होता ज़्यादा चीज़ों के बारे में, और उसकी वजह से उसको देर हो जाती है जिसकी वजह से वो थोड़ी एजिटेटेड है। To be more precise, they had lost her order, which was frustrating because Alice was regular customer at Sunnyvale and also because as a point of personal pride, she tried hard to be conscientious। का मतलब होता है अपने काम को ड्यूटीफुली करना, wishing to do one's work or duty well and thoroughly। ये अक्सर औकात ये वर्ड किसी इंसान की शख्सियत के पहलुओं के लिए इस्तेमाल होता है जहाँ पर वो शख्स उसके अंदर इतनी मॉरल सेंस हो कि वो सही और गलत का भी फैसला कर सके और वो अपने आप को सही बिहेवियर के लिए गाइड कर सके, यानी कि वो खुद एहतसाबी भी करे और वो खुद शनास भी हो और उसको पता हो कि ये सही है और ये गलत है और ये काम मैंने कैसे करना है। सो कॉन्शियंशियस मतलब है कि जब कोई शख्स ये चाहता हो कि वो अपना काम ड्यूटीफुली करे और थॉरली करे और बगैर किसी गलती के करे। So Alice is that kind of person. To be more precise, they had lost her order, which was frustrating because Alice was regular customer at Sunnyvale and also because as a point of personal pride, she tried hard to be conscientious. Whence. Whence as an adverb भी इस्तेमाल होता है और conjunction की तरह भी इस्तेमाल होता है। Whence का मतलब होता है from what place, source या फिर cause के लिए इस्तेमाल होता है। Things were always crazy on B-Day, an annual event in April, and she acknowledged that. After all, the Sunnyvale Bee Company saw hundreds of millions of bees move through their yard on that single day. अब ये जो बी डे का इवेंट है उस पर बहुत सारे लोग बीज खरीदने के लिए आते हैं इस जगह पर जहाँ पर एलिस गई हुई है और वहीं पर उसका ऑर्डर लेट हुआ है। When Alice arrived, she saw hundreds of bee packages awaiting pickups. Each small screened crate held 10,000 bees, all buzzing with confusion at their recent sorting in the bee yard of southern Oregon from whence they came. Precious cargo trucked in before dawn had to be picked up, transported, and hived within 24 hours. Hundreds of beekeepers would descend on Sunnyvale to claim their bees on an average bee day, so things could get hectic. एलिस जो है वो पहले से अपने सारे काम ऑर्गेनाइज करके रखती है और उसने आने से पहले उनको कॉल करके पूछा था कि क्या उसका ऑर्डर रेडी है या नहीं है, उस सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में। उन्होंने कहा कि हाँ है, लेकिन उस कंपनी का क्योंकि स्टाफ चेंज हो चुका था और एलिस एक पुरानी कस्टमर थी जिसके बारे में उनको नहीं मालूम था, और एलिस जब जाती है तो फिर उसको वहाँ पे थोड़ा डिले होता है जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेट होती है और उसको पता होता है क्योंकि ये एक हेक्टिक डे होता है, सब लोग वहाँ पर आए हुए होते हैं इस इवेंट के ऊपर, जो भी बी लवर्स होते हैं, बी कीपर्स होते हैं, तो इस वजह से वहाँ पर एलिस को कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं और वहीं से वापसी पर उसकी फिर जैक से मुलाकात होती है। अनफ्लैपेबल का मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल होना किसी शख्स के अंदर,
या फिर किसी भी तरह की परेशान कुन सूरत हाल में अगर कोई शख्स कामनेस का मुजाहिरा करता है, उसके लिए भी अनफ्लैपेबल का वर्ड इस्तेमाल होता है. Pickups were rescheduled all the time. A betting man wouldn't pay money on B-Day. As intransigent as it was, Alice knew that was why she had called 2 days before, like she always did, to reconfirm her order with Tim, the cheerful shop manager who had been there she knew for more than 20 years. अब यहाँ पे वही बात है कि उसने अपना ऑर्डर पहले से कंफर्म किया था, एक पुराना जो उनका मैनेजर था समझ लें उससे, ताकि उसको उस दिन किसी परेशानी का सामना ना हो. इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल हाउ ओल्ड टिम वॉज. He was one of those men who looked old at 20, probably losing his hair right after high school, and now seemed ageless. Unflappable Tim. So unflappable का मतलब है someone who has so much self-control that he remains calm even in situation of crisis. Milepost. Milepost milestone को कहते हैं. Tim. Alice didn't know his last name, but for the past several years, Tim had been a regular part of her life. Not a friend, exactly. More like a friendly milepost, a happy marker that said it was spring, Oregon's winter was finally over, and it was time for fresh life in the apiary. For all its inconvenience, Alice usually loved B-Day. एपियरी क्या होता है? एपियरी उस जगह को कहते हैं, उस फार्म समझ लें उसको कहते हैं जहाँ पर बी कीपिंग की जाती है. सो ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, स्पेशली ए कलेक्शन ऑफ हाइव्स और कॉलोनीज ऑफ बीज केप्ट फॉर देयर हनी. ये जैसे इस पिक्चर के अंदर है, आपको नजर आ रहा होगा, ये एपियरी है. मिफ्ट. मिफ्ट का मतलब होता है समवट अनॉयड, जैसे एलिस हॉल्ट्समैन, हुड रिवर 12, रशियन नक्स, नो एक्स्ट्रा क्वींस, साइड यार्ड. ये उसने सारी डिस्क्रिप्शन बताई है अपने ऑर्डर की कि उसको किस तरह की बीज चाहिए. Was scrawled in red across the page. Joyful looked miffed but didn't apologize. Joyful उस लेडी का नाम है जो टिम की जगह अपॉइंट हुई है, यानी कि जो अब नया स्टाफ है उसमें. She handed Alice the crumpled paper and pointed towards the overflow area. Handlebar mustache. हैंडल बार मस्टैश कहते हैं इस तरह की जो मस्टैश है जो साइकिल के हैंडल से मिलती जुलती है, इसलिए इसको कहते हैं हैंडल बार. A handlebar mustache is a mustache which is particularly lengthy and upwardly curved extremities. These mustache styles are named for their resemblance to the handlebars of a bicycle. जब एलिस को पता चलता है कि इसका ऑर्डर कहाँ पे प्लेस्ड है और उसने कहाँ से पिक करना है, तो a couple of regular staff, Nick and Steve, helped Alice duct tape the tops of the cardboard boxes and carefully load each one into the back of her pickup. तो वो हेल्प करते हैं एलिस को उसके पिकअप में जो उसका ऑर्डर है वो बॉक्स प्लेस करने में. She tightened a tie down strap around the base of boxes to keep them from sliding around. Sorry Alice, वो जो पुराना स्टाफ होता है इसका जिसमें निक और स्टीव हैं, वो उसको सॉरी करते हैं क्योंकि उसको इनकन्वीनियंस हुई होती है और उनको पता होता है. Nick said, rolling his eyes towards Joyful. Joyful वो जो नई स्टाफ मेंबर है जिसकी वजह से इनकन्वीनियंस हुई है. So he was a nice guy about her age with a handlebar mustache. अब आगे वो क्या बताता है? New management. While Tim is in Arizona. Family stuff, I guess. औरी. औरी का मतलब होता है कि जैसे आपने किसी चीज़ को एक्सपेक्ट किया हो वो होगी, वो वैसे ना हो. So off the correct or expected course. This situation was nothing new to Alice. She was a horseman. After all, German, American, rational, she always planned ahead and thought things through like her parents had taught her. She tried to anticipate what might go awry and work in advance to avoid hiccups. Hiccup कहते हैं slight irregularity या malfunction को, या फिर ये breathing से भी related है. Again the same sentence, she tried to anticipate what might go awry, यानी कि क्या गलत हो सकता है या क्या unexpected हो सकता है, and work in advance to avoid hiccups. किसी भी तरह का malfunction avoid करने के लिए वो पहले से planning करके रखती है. Behemoth. Behemoth कहते हैं किसी बहुत बड़ी या huge चीज़ को, something of monstrous size. She hated to admit it, but she had been running late long before she got to Sunnyvale. She stopped at Telecom Lumber Yard and then at Costco.
that great behemoth of retail they didn't have in Little Hood River. हुड रिवर एक छोटा इलाका है जहाँ पर बहुत बड़े बड़े रिटेल स्टोर्स नहीं हैं, और एलिस रास्ते में अब वहाँ पर उस रिटेल स्टोर के ऊपर रुकी है जो कि बहुत बड़ा है. सो यहाँ पर उसको डिस्क्राइब करने के लिए behemoth का वर्ड इस्तेमाल किया गया है. People shoved past her and one harassed looking mother of two banged her cart into Alice's heel and didn't even apologize. Alice waited forever in the checkout line, which made her stressed. अगला वर्ड है फेंडर बेंडर. फेंडर बेंडर कहते हैं एक छोटे गाड़ियों के एक्सीडेंट को. At the exit of Multnomah Falls, which marked the halfway point to Hood River, Alice saw two cars pulled over on the shoulder, a fender bender, from the looks of it. The lane was cleared by the time she reached it, but everyone was still rubbernecking. Two men stood next to their dinged up cars talking on their cell phones. Probably some tourist trying to take a photo without the inconvenience of stopping. It happened all the time. People leaning out of the window to snap a photo of the 611-foot waterfall. अब यहाँ पे ये एक वाटरफॉल है, और जहाँ पे जब कोई टूरिस्ट गुजर रहे होते हैं तो उनमें से अक्सर औकात वो गाड़ी रोकने के बजाय गाड़ी में से ही थोड़ा सा बाहर को होके तो अपनी तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं ताकि साथ उसमें वाटरफॉल भी कैप्चर हो. तो इसी तरह का कोई वाक़या एलिस के ख्याल में हुआ जिसमें एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, तो उसको यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है और बताया गया है कि वो फेंडर बेंडर है. रबर नेकिंग का मतलब होता है टू लुक अबाउट और स्टेयर विद एग्जैजरेटेड क्यूरियोसिटी. जैसे अक्सर औक़ात आपने देखा होगा, अगर कभी सड़क के ऊपर कोई छोटा सा अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाए, बाइक स्लिप हो जाए या कोई और इस तरह का एक्सीडेंट हो जाए, तो वहाँ पर एकदम से बहुत सारे लोग जमघटा लगाकर खड़े हो जाते हैं ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है. तो रबर नेकिंग इसको कहते हैं टू लुक अबाउट और स्टेयर विद एग्जैजरेटेड क्यूरियोसिटी. इट इज़ नॉट नेसेसरीली कि वो सारे लोग इकट्ठे खड़े हुए हैं जैसे पाकिस्तान में होता है, लेकिन ओवरऑल अगर कहीं कोई दूर से भी ऐसे देख रहा है बहुत क्यूरियोसिटी के साथ किसी चीज़ को, तो उसको हम कहेंगे रबर नेकिंग. तो यहाँ पर उस एक्सीडेंट के बारे में ये बात कही कि द लेन वॉज क्लियर्ड बाय द टाइम शी रीच्ड इट, कि दूर से एलिस को नजर आता है कि एक एक्सीडेंट हुआ हुआ है छोटा सा, फेंडर बेंडर जिसको उसने कहा, और उसके बाद जब वो पहुंचती है वहां तक तब तक वो रास्ता क्लियर हो चुका होता है समहाउ, बट एवरीवन वाज स्टिल रबर नेकिंग. लेकिन अभी भी लोग बहुत क्यूरियोसिटी से वो देख रहे होते हैं कि क्या हुआ है यहाँ पर. पैन हैंडलर कहते हैं एक बहुत बड़े इलाके का एक छोटा सा हिस्सा, a narrow projection of a larger territory such as a state. Alice disliked Portland with its confusing network of bridges, snarls of traffic and aggressive panhandlers. अब हुड रिवर में एलिस रहती है और पोर्टलैंड से उसने अपनी बीज को कलेक्ट करना था. तो जो पोर्टलैंड का इलाका है उसके बारे में उसको डिस्क्राइब करते हुए एलिस बता रही है कि वहाँ पे बहुत सारे पैन हैंडलर्स हैं, यानी कि प्रोजेक्शंस हैं उस टेरिटरी के, और उसके रास्ते थोड़े कंफ्यूजिंग हैं. बैक वाटर कहते हैं एन आइसोलेटेड और पीसफुल प्लेस. दो इट वॉज नो लॉन्गर द क्वाइट बैक वाटर इट हैड बीन व्हेन एलिस वॉज बॉर्न, हुड रिवर वॉज स्टिल ए ग्रेट प्लेस टू लिव. अब अपने इलाके की वो तारीफ कर रही है कि जब एलिस पैदा हुई थी 40 years बैक, तो उस वक्त हुड रिवर का जो इलाका था इट वॉज एन आइसोलेटेड एंड पीसफुल प्लेस, जिसको कहा गया है वन वर्ड उसका सब्स्टिट्यूट होगा बैक वाटर. तो वो एक बैक वाटर था, लेकिन अब वो इतना ज़्यादा पीसफुल नहीं रहा, लेकिन अभी भी वो बहुत बेहतर इलाका है रहने के लिए, बहुत पीसफुल है. ब्लाइंड साइड कहते हैं कि एक किसी को अपने साइड पर किसी रुकावट की वजह से कुछ ना नजर आ रहा, और दूसरा इसका मतलब होता है टू मेक समवन अनेबल टू परसीव द ट्रूथ ऑफ ए सिचुएशन, उसको ब्लाइंड कर देना ताकि उसको समझ ही ना आए कि हकीकत क्या है. सो एलिस इनहेल्ड डीपली एंड फ्लेक्स्ड हर हैंड्स. Being still was so hard for her these days. If she stayed focused, kept working, her thoughts couldn't blindside her. No, Dr. Zimmerman, she thought, she couldn't follow the thread. Not with 120,000 Russian honeybees in the back of the pickup. Alice बीज को कलेक्ट करने के बाद वापस जा रही है अपने घर, जहाँ पे जाके उसने फिर उनको सेट करना है. अभी वो रास्ते में है, रास्ते में उसे देर होती जा रही है जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड है. मीन वाइल उसको कोई ऐसी थॉट आती है जिसकी वजह से वो मज़ीद थोड़ी परेशान हो जाती है. एलिस के साथ क्या हुआ ये हम थोड़ा आगे जाके देखेंगे कि इसकी क्या मिस्ट्री है, क्यों वो परेशान है, वो अकेली रहती है, वो क्यों अकेली रहती है.
और क्या ऐसी थॉट उसको आई जिसकी वजह से वो अपना फोकस नहीं रख पा रही है अब ड्राइविंग के ऊपर। डॉक्टर जिमरमैन इज एलिस's थेरेपिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट, जो काउंसलिंग के लिए एलिस उनके पास जाती है और उन्होंने उसको कहा है कि आप अपने थॉट्स के थ्रेड को फॉलो करें, कंट्रोल हो अपने थॉट प्रोसेस के ऊपर। तो ब्लाइंड साइड हर का मतलब है कि ऐसा ना हो कि यू बिकम अनेबल टू परसीव द ट्रूथ ऑफ ए सिचुएशन while entrapped in your deep thoughts. Heirloom, maybe heirloom कहते हैं समथिंग दैट इज और मे बी इनहेरिटेड। जैसे हम इस पैराग्राफ में देखते हैं कैसे है। Alice's family was part of that history. The Holtzman orchards were small, but they were all heirloom stock from the 1900s. यानी कि inherited territories हैं वो orchards. Gravensteins, Pipins, and Winesaps, she read delicious apples from your average school lunch. This was fine, flavorful fruit. Al and Marina. Al एलिस के फादर हैं और मेरीना जो है वो एलिस की मदर है, जो कि उनकी डेथ हो चुकी है इन दोनों की। Al and Marina Holtzman had taken over the orchard from Al's parents. अब उनको ये कहाँ से, हेयरलूम के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उनको कहाँ से ये चीज़ें मिली थी? जो ऑर्चर्ड्स थे, जो बागात थे जहाँ पे ये चीज़ें उगती थी, वो उनके पेरेंट्स से इनहेरिट हुए थे। हु हैड टेकन इट ओवर फ्रॉम हिज ग्रैंड पेरेंट्स, यानी कि नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा था। German immigrants who had arrived in the valley before World War I, Al and Marina had made a living for themselves and Alice, their only child. They had been happy there. Alice was the only child of her parents. और उसके पेरेंट्स का क्या काम था कि उनके बाग थे और वो वहाँ पे काम करते थे। Plodding कहते हैं to move slowly go. So Alice rolled to a stop at Country Club Road, signaled right, and glanced left, alert for plodding tractors one was apt to see on a spring evening like this. अब वो रास्ते में जा रही है और उसने वहाँ पे जहाँ पे सिग्नल वगैरह दिया है वो, और वहाँ पे देखा है कि कोई ट्रैक्टर तो नहीं जा रहा आहिस्ता आहिस्ता। The quiet lane was empty. She hung a right and continued toward home. लेट ऑन का मतलब होता है कोई इंफॉर्मेशन रिवील करना। ये बात हैरी से रिलेटेड है। अंकल एच हैड नॉट क्वेश्चन्ड द यंग मैन स्टोरी अबाउट वांटिंग टू सी द वेस्ट। अंकल एच वो अंकल जहाँ पे हैरी रहता है, हैड नॉट क्वेश्चन्ड द यंग मैन स्टोरी अबाउट वांटिंग टू सी द वेस्ट। इफ ही हैड टॉक्ड टू लीडिया, जो कि लीडिया है हैरी की मदर, अबाउट हैरीज ट्रबल एज हिज मदर लाइक्ड टू पुट इट, Uncle Ace didn't let on. On end कहते हैं continuously and without stopping. जैसे अगर आप अपने किसी दोस्त के साथ बैठे बातें कर रहे हो और आप बातें करते चले जाएं, तो उसके लिए हम ये फ्रेज इस्तेमाल करते हैं। हम देखते हैं कि इस यहाँ पर कैसे इस्तेमाल किया गया है। Harry liked his uncle, who seemed content to hold up the conversation for both of them for hours on end. ठीक है, यानी कि घंटों तक continuously। Namesake. Namesake कहते हैं one that has the same name as another. Harry felt an urge towards hospitality mixed with a sense of protectiveness. He moved to step into the sunlight and introduce himself as the great nephew of and namesake of Harold Goodwin. He would ask these people who they were and what they needed. हैरी की लाइफ बहुत ज़्यादा ट्रबल में है। उसके दोस्तों ने उसे हमेशा धोखा दिया है। अर्ली लाइफ में एक बार उसके दोस्तों ने चोरी का इल्ज़ाम उसके ऊपर डाल दिया, जिसकी वजह से उसको जेल में रहना पड़ा और उसकी वजह से उसका मोराल भी बहुत डाउन हो गया और वो अपने आप को बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट फील नहीं करता है और वो किसी भी तरह की सिचुएशन में फ़ौरन से पजल हो जाता है। उसको समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ, वो परप्लेक्स्ड रहता है। एग्जॉस्परेटिंग का मतलब होता है इंटेंसली इरिटेटिंग एंड फ्रस्ट्रेटिंग। यहाँ पे हैरी को अपनी मदर की कही हुई बात याद आ रही है। बट हैरी डिडंट डू एनी ऑफ दैट। इंस्टेड ही टर्न्ड अराउंड एंड रैन। He could not say how long he sprinted the narrow game trail above the river, but when he finally stopped, sweating and panting, he found himself deeper in the woods than he had gone before. He collapsed on the loamy dirt and tried to slow his hammering heart. He thought of his mother. Exasperating, she would say. ये सारी बातें हैरी की पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए बताई जा रही हैं
कि वो किसी सिचुएशन में किस तरह का बिहेव करता है। अब उसके जो अंकल हैं जिनके पास वो रहता था, वो एक रूरल सी जगह थी जहाँ पे वो रहता था, जिसके करीब एक जंगल भी था। और जब वो वहाँ से ले जाते हैं उसके अंकल को, तो उसके बाद जो काउंटी पुलिस है वो उस घर को जहाँ पे उसके अंकल रहते होते हैं डिमोलिश करने के लिए आती है। और उस वक्त भी वो काफ़ी परेशान होता है। रॉयली, in a way that expresses dry, especially mocking humor. Ironic के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये. She smiled wryly at that last part. The Nuck transfer had gone. Nuck कहते हैं शहद की मक्खियों को. The Nuck transfer had gone fine, but she felt there should be some way to note the unusual episode of running a teenager in a wheelchair off the road the night before she installed the bees. She put an asterisk after the word incident and wrote Jake Stevenson as a footnote at the bottom of the page and then turned to the work for this day. अब होता यह है कि एलिस जब बीज को लेके अपने पिकअप ट्रक में वापस आ रही होती है अपने घर, तो रास्ते में जहाँ पर वो टर्न लेती है तो अचानक से उसकी एक समझने ज़रा सी टक्कर हो जाती है व्हीलचेयर के साथ। व्हीलचेयर पे कौन होता है? जैक। जैक उस वक्त अपने घर से थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होकर निकलता है और वो बाहर चला जाता है और बड़ी तेज़ी के साथ अपनी व्हीलचेयर चला रहा होता है। जैक के फादर जो हैं वो बिल्कुल भी जैक को सपोर्ट नहीं करते, वो उसको बिल्कुल लाइक नहीं करते और वो हर वक्त शाउट करते रहते हैं। यानी कि जैक के फादर का रिलेशनशिप ना तो जैक की मदर के साथ अच्छा है और ना ही जैक के साथ अच्छा है। इवन आफ्टर उसके पैरालाइज होने के बाद भी उनका बिहेवियर चेंज नहीं होता। अब एलिस के ट्रक की टक्कर हो जाती है जैक की व्हीलचेयर के साथ, और फिर ये होता है कि उस वक्त एलिस, जैसे हमने देखा कि वो अपने थॉट्स के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, थोड़ी सी वो कैरिड अवे भी हुई थी, तो इस वजह से भी एक सिचुएशन क्रिएट होती है। लेकिन होता यह है कि जैक को कोई ख़ास चोट नहीं आती, उसकी व्हीलचेयर थोड़ी सी ख़राब हो जाती है और वहीं पर एलिस और जैक की मुलाकात होती है। एलिस जब जैक को घर छोड़ने के लिए जाती है तो वहाँ पर एलिस देखती है जैक के फादर को, जो कि उसी तरह से शाउट कर रहे होते हैं बुरे तरीके से, और फिर उसको बाद में बहुत बुरा फील होता है उस बच्चे के लिए और वो उसके बारे में सोचती रहती है। तो एलिस को अपनी बीज का ख्याल रखने के लिए एक वर्कर की ज़रूरत है और वो उसके लिए ऐड भी देती है। अब उस ऐड के ज़रिए उसके पास कौन आता है वर्कर, वो भी हम देखते हैं। और दिस इज़ द वे एलिस मेट जैक। मेथोडिकल, मेथोडिकल कहते हैं सिस्टमैटिक को। अरेंज्ड, कैरेक्टराइज और परफॉर्म विद मेथड और ऑर्डर। ये किसी इंसान के लिए भी इस्तेमाल होता है जो कि हर काम को एक सिस्टमिक और ऑर्डरली वे में करे, या फिर जो ऑर्डरली और सिस्टमिक थॉट्स रखता हो। शी marveled that her simple hobby had grown from one hive to 24. अब उसके पास पहले one hive थी, यानी कि छत्ता आप समझ लें जो शहद की मक्खी का था, वो एक था जिसके अंदर बीज थी। तो अब आहिस्ता आहिस्ता उसने इनको बढ़ाकर तादाद उनकी कर ली है 24। अब वो ज़्यादा हो गए हैं तो इसीलिए उसका काम भी ज़्यादा हो गया। She stood in sunlight with bees buzzing around her veiled head as the number sank in. 24 was almost halfway to 50. It felt like a tipping point. She pulled off her hat, sat in the noon shade, and looked out at the bee yard, chewing on her pencil. There was plenty of room to grow here. She could get 50 hives by the end of summer if she was methodical about splits and capturing swarms. अब एलिस की आदत है कि वो डायरी कीपिंग करती है, यानी कि वो जिस तरह से अपने हाइव्स को एग्जामिन करती है तो साथ साथ वो लिखती जाती है। इसी तरह जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा जहाँ पर उसने स्टैरिक प्लेस किया था कि उसने एक बच्चे से वो मिली है। यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि एलिस चाहती है कि वो 24 से बढ़ाकर अपनी हाइव्स की तादाद कर ले 50, और उसके लिए वो कहती है कि उसके पास काफ़ी ज़्यादा जगह भी मौजूद है अगर वो मेथोडिकल तरीके से चले। और ये जो स्प्लिट है इसका मतलब है कि किस तरीके से आपने और किस टाइम पर एक हाइव को 2 में तकसीम करना है। हर हाइव के अंदर एक क्वीन होती है। पेचुलेंट का मतलब होता है चाइल्डिशली, सल्की और बैड टेम्पर्ड। एडवर्ड जैक के फादर का नाम है। जब जैक को एलिस ड्रॉप करने जाती है उसके घर उस एक्सीडेंट के बाद, तो होता यह है कि जो जैक का बैकपैक होता है वो एलिस की गाड़ी में ही रह जाता है।
तो अगले दिन जब वो गाड़ी में बैठती है तो वो देखती है कि वो बैकपैक पड़ा हुआ है, तो वो ये कहती है कि अच्छा मैं इसको घर उसके वापस कराती हूँ। जो वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात हो जाती है एडवर्ड से। एडवर्ड जो कि फादर हैं जैक के, और वो फिर अगेन उस शाउट करते हैं, एलिस के ऊपर भी बदतमीजी करते हैं। एडवर्ड डियर, टेंसी सेड। टेंसी यानी कि जैक की मदर। एलिस ब्रॉट जेकब्स बैकपैक। आई थिंक आई टोल्ड यू टू गेट ऑफ माई ड्राइव वे। ये एडवर्ड यानी कि जैक के फादर एलिस को कह रहे हैं कि मेरे रास्ते से हटो। ही सेड इग्नोरिंग हिज वाइफ। एंड आई मेंट स्टे ऑफ। इज दैट सो हार्ड टू अंडरस्टैंड लेडी? अगेन वो बहुत ही रूडली कहते हैं उसको कि आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही। हिज वॉइस रोज टू ए वाइन यानी कि बहुत ऊंची आवाज। एंड ही लुक्ड लाइक ए पेटुलेंट चाइल्ड। एलिस डिडंट से एनीथिंग। शी हैड ग्रोन अप with such a kind father, his colorful language aside. उसके जो एलिस के अबू होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं उसके साथ, एलिस के रिलेशंस। तो इस वजह से एलिस को बहुत अफसोस होता है कि जैक के फादर उसके साथ किस तरह से बिहेव करते हैं और वो दूसरों के साथ भी कैसे बिहेव करते हैं। बट शी हैड मेट दिस काइंड ऑफ मैन बिफोर। लेकिन एलिस इस तरह के लोगों से पहले मिल चुकी होती है, जैसे कि एडवर्ड है, जैसे कि जैक के फादर हैं। But she had met this kind of man before. Every woman in America had, by the time she was 25, she had worked with men to whom bullying was a standard management style. Testosterone poisoning, she and her friend Nancy joked. Who, and yet it was women who were called hysterical. They were like little children, these angry men, she thought, always throwing their tantrums. इन शॉर्ट एलिस यहाँ पर ये सोचती है कि ही इज जस्ट शोइंग टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। डवटेल। डवटेल कहते हैं एक तरह के जॉइंट वो, जैसे ये दो आप देख रहे हैं पीसेस, ये आपस में जब जोड़े जाएंगे तो ये बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे, तो इसको हम कहते हैं डवटेल जॉइंट। फिट और कॉज टू फिट टुगेदर इजीली एंड कन्वीनियंटली। व्हेन ही कन्विंस्ड हर he really was fine. They worked through the rest of the afternoon. अब यहाँ पर ये हुआ है कि जब वहाँ वो देखती है कि जैक कितना परेशान है उस सूरत हाल में, तो उसको उसके ऊपर तरस आ जाता है और वो कहती है कि मेरे पास एक जॉब है, तुमने अगर करनी है तो फिर तुम आ जाओ। जिसको जैक फिर एक्सेप्ट कर लेता है और फिर वो एलिस के पास जाके वहाँ पर रहना शुरू कर देता है। जैक insisted on returning to the apiary without a hat or veil as usual. आहिस्ता आहिस्ता जैक इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है बीज बिजनेस में कि वो जाके खुद उन बीज को मॉनिटर करना शुरू कर देता है। और एलिस जब उनको मॉनिटर कर रही होती है तो वो एक पूरा हैट पहनती है, अपना फेस कवर करती है ताकि वो काट ना लें। लेकिन जैक जो है वो इंटरनेट पे सर्च करता है और उसके बाद वो सारी चीज़ें देखकर इतना ज़्यादा इक्विप्ड हो जाता है कि वो खुद जाकर बगैर हैट, बगैर किसी वेल के और उन बीज के हाइव्स को मॉनिटर करता है, उनको खोल कर देखता है। तो यहाँ पे यही बात बताई जा रही है कि जैक इंसिस्टेड ऑन रिटर्निंग टू द एपियरी विदाउट ए हैट और ए वेल एज यूजुअल। कि जैक एलिस को कहता है कि मैं बगैर हैट के और बगैर वेल के जाऊँगा एपियरी में और आप प्लीज़ चले मेरे साथ। हैरी केम आउट ऑफ द बार्न ऑब्जर्व फ्रॉम ए फार बिफोर हेडिंग ऑफ टू एस हार्डवेयर। और हैरी जो है, जब एलिस ऐड देती है कि मुझे एक वर्कर चाहिए, तो हैरी उसके पास आता है काम करने के लिए। और होता यह है कि उसी दिन हैरी के जो अंकल हैं उनकी हॉस्पिटल में डेथ हो जाती है और उसी दिन हैरी का एलिस के साथ इंटरव्यू होता है। तो जब हैरी एलिस के पास आता है तो वो उसको नहीं बताता कि उसके अंकल की डेथ हो चुकी है या इस तरह से कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ है, बल्कि वो सिर्फ अपना काम की बात करता है उससे और उसको ये होता है कि कहीं मेरी जॉब ना चली जाए और मैं पहले दिन ही बुरा इंप्रेशन ना लूँ। Alice and Jake moved 6 plates into new hives Harry had built. They matched Alice's old Langstroth hives in style, but had been made with great care, every corner a dovetail joint and sanded smooth.